हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चर। बच्चों, क्या हाल चाल है और कैसे चल रही है आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं 2027 सामाजिक विज्ञान का एक गेस्ट पेपर। प्यारे बच्चों, अगर आपका भी सपना है बोर्ड एग्जाम में 95% लाने का, तो ये सपना आपका पूरा हो सकता है। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में ना एक जो है सामाजिक विज्ञान का, इसे आप गेस्ट पेपर, प्रैक्टिस पेपर, मॉडल पेपर कह सकते हो। इसमें उपस्थित सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी 10th में हो और 2027 में एग्जाम देना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड इस पेपर का कोड मैंने रखा 825 CVD। ठीक है बच्चा। और सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा बोर्ड एग्जाम में, सबसे पहला काम आपको यहाँ पे अपना 10 अंकों का रोल नंबर यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, इसलिए लिखना है ताकि आपके क्वेश्चन पेपर बदल न जाए। इसके बाद आपको यहाँ पे आपका जो भी नेम है, यहाँ पे उस नेम को भर लेना है। बच्चा, जैसे मेरा नाम अरिहंत है तो मैंने यहाँ पे अरिहंत भर लिया। आपको इस क्वेश्चन पेपर को हल करने के लिए 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाता है। यानी 3 घंटे के अंदर अंदर इस पेपर को हल करना है एंड 15 मिनट इस पेपर को पढ़ने के लिए दिया जाता है। जो 15 मिनट का समय होता है ये क्वेश्चन पेपर को रीड करने के लिए दिया जाता है। एंड जो पूर्णांक आपका होगा बच्चा, वो 70 का होगा। सामाजिक विज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बच्चों को ये प्रॉब्लम होता है इसके क्वेश्चन का आंसर कैसे पता करें। ये पूरी पेपर मैं सॉल्यूशन के साथ आपको बताऊंगा। ठीक, ये जो क्वेश्चन पेपर है ये विथ सॉल्यूशन है बच्चा, ताकि आपको पूरी जानकारी लग सके कि किस तरह के क्वेश्चन पेपर आएंगे और उसका आंसर कितना हमें लिखना है और कौन से क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। क्योंकि जो आपके क्वेश्चन पेपर बनते हैं ना, वो 70% रिपीटेड क्वेश्चन को लेकर ही बनते हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो दे रखा है यहाँ पे नोट कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यानी 3 घंटे में से 15 मिनट बच्चा इस पेपर को पढ़ने के लिए आपको दिया जाएगा। एंड इसमें कुछ निर्देश दे दिया गया बच्चे, इस निर्देश को पढ़ना बेहद इंपॉर्टेंट है और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। एक एक निर्देश को पढ़कर मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको पेपर को हल करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगर ये छोटी सी गलती कर देते हैं बच्चे और इनके मार्क्स जो है कट जाते हैं, इसलिए निर्देश को पढ़ने के लिए सरकार के द्वारा, ठीक है, 15 मिनट का समय आपको दिया जाता है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य है। यानी इस क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चन आए हैं इन सभी क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है। एंड यहाँ पे दूसरा निर्देश है कि इस प्रश्न पत्र के आपको 2 खंड देखने को मिलेंगे। पहला जो खंड होगा अ होगा तथा दूसरा खंड ब होगा। एंड यहाँ पे तीसरा निर्देश दे रखा है कि खंड अ में आपको 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं जिनका उत्तर आपको OMR उत्तरक पत्रक पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से आपको काला या चिन्हित करना है। देखिए, जो खंड अ होगा उसमें 20 मार्क्स की बहुविकल्पी प्रश्न है जिसका आंसर आपको OMR सीट पर दिया जाना होता है और इसके लिए आपको 1 घंटे का समय के साथ साथ जो आंसर करेक्ट होता है उसको आपको बॉल पॉइंट पेन से बच्चा उसी सर्कल को आपको डार्क करना है। आप इसमें किसी भी तरह का OMR सीट भरने के लिए जेल पेन का उपयोग कदापि नहीं कर सकते हो। इस चीज का आपको ध्यान देना है। एंड यहाँ पे नेक्स्ट जो चौथा निर्देश दे रखा है, ये दे रखा है कि खंड अ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तरक पत्रक पर ही उत्तर दें। OMR उत्तरक पत्रक पे उत्तर देने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर आदि का प्रयोग आपको कदापि नहीं करना है। देखिए, अगर 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपने सेलेक्ट कर लिया, यानी चारों ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, ठीक है, उसकी निर्देश को पढ़कर। और जिस भी आंसर को आप सेलेक्ट करते हो उसे आपको इस तरह से काला या चिन्हित कर देना है। आप इसे ब्लू एंड ब्लैक दोनों तरह के पेन से भर सकते हो। एंड आपको अगर एक बार इसमें भर दिया ना तो आप इसे काट नहीं सकते हैं, आप इसे मिटा नहीं सकते हैं, आप इसे पर व्हाइटनर नहीं लगा सकते। अगर ऐसा करते हो तो ये कंप्यूटर के द्वारा चेक किया जाएगा और आपके नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो OMR सीट भरते समय सावधानी आपको बरतनी है। एंड यहाँ पे नेक्स्ट निर्देश दे रखा है कि प्रश्न के अंक उनके सम्मुख अंकित है। यानी कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का इस पेपर में पूछा गया है ये उसके आगे लिख दिया गया है। एंड यहाँ पे नेक्स्ट दे रखा है खंड ब में आपको 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न है।
यानी डिस्क्रिप्टिव टाइप के प्रश्न है। इस खंड में आपको वर्णनात्मक फर्स्ट, वर्णनात्मक सेकेंड तथा मानचित्र संबंधित 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये 50 अंक का आपका खंड ब आता है और इसके बाद 20 मार्क्स का बहुविकल्पी। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट निर्देश दे रखा है कि खंड ब में सभी प्रश्नों के उत्तर आपको एक साथ ही देना या करना है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट निर्देश दे रखा है कि प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न न आता हो उस पर आपको समय नष्ट नहीं करना है। एंड यहाँ पे नेक्स्ट दे रखा है कि दिए गए मानचित्र को उत्तर पुस्तिका के साथ मजबूती से संलग्न करना आवश्यक है। अब ये क्या चीज़ है, आपको एग्जाम में इस तरह का एक मानचित्र मिलता है और इस मानचित्र से संबंधित 10 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस मानचित्र को अपने जो कॉपी होती है, उत्तर पुस्तिका होती है, उसको मजबूती के साथ धागा लगाकर बांधना होता है जिसे नत्थी कहते हैं। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पर दे रखा है निर्देश में। एंड इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है कि दृष्टि बाधित यानी जो बच्चे अपनी दृष्टि से बाधित है, जिन्हें कम दिखाई देता है, परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से प्रश्न 9A तथा 9B लिख दिए गए हैं। यानी कि जो बच्चों को कम दिखाई देता है उसे सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ता है, उन्हें ये मानचित्र नहीं भरना होता है, सिर्फ इसके आंसर कॉपी पर लिखने होते हैं। तो बच्चा ये रहे आपके कुछ निर्देश यहाँ पे एंड होते हैं। अब आते हैं खंड अ, जिसमें आपको मिलेंगे बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न। नेक्स्ट आपका यहाँ पे आपको मिल जाता है खंड अ। खंड अ में बच्चा मिलता है आपको बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न। इसका आंसर आपको OMR सीट पे दिया जाना होता है। इसके लिए 1 आवर का समय आप निकाल लो। इसको लोग आधे घंटे, 15 मिनट, 20 मिनट में ही कर बैठते हैं। आपको सावधानी कुछ बरतनी है OMR सीट को भरते समय। आपको इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन के आगे जितना भी लिख दें उतना कम है, क्योंकि इसमें उपस्थित सभी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीटेड और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। ऑप्शन भी है कि 1688 में, 1789 में, 1914 ईस्वी में, 1939 ईस्वी में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चा वो बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति स्टार्ट हुई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। एंड दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। एक एक नंबर की सभी बहुविकल्पी होंगे, 20 ठो बहुविकल्पी पूछे जाते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है कि 10 दिसंबर को, 14 नवंबर को, 5 सितंबर को, 15 अगस्त को। तो आप भी मनाते हो। 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जो है जन्म दिन के समय 5 सितंबर को जो है शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तीसरा है कि भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक फटाफट कर दीजिए। यहाँ पे है महात्मा गांधी को, जवाहरलाल नेहरू को, सुभाष चंद्र बोस को, गोपाल कृष्ण गोखले को। तो यहाँ पे जो महात्मा गांधी वाला ऑप्शन है ना बच्चा, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि भारत में राष्ट्रपिता कहकर महात्मा गांधी को पुकारा जाता है। चौथा नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेनेवा में है, न्यूयॉर्क में है, द हेग में है, या इनमें से कोई नहीं की जगह पे है। तो न्यूयॉर्क में है। कहां पे है? न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। 1885 में, 1904 में, 1857 में, 1855 ईस्वी में। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। छठा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा बच्चा कि लिखित संविधान भारत में कब लागू हुआ था। 15 अगस्त को, 14 अगस्त को, 10 दिसंबर को, 26 जनवरी को। तो आप सभी जानते हो कि हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं और इसी दिन भारत में लिखित संविधान लागू हुआ था। इसके बाद 7वां नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न में से कौन सी रोपण फसल है। ठीक है, गेहूं है, चना है, गन्ना है, मूंगफली है।
तो बच्चे यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो गन्ना है। गन्ना को रोपा जाता है, ठीक है, जैसे गन्ने की क्या की जाती है, छोटे छोटे टुकड़े में काट कर और इसे इस तरह की एक नाली बनाकर यहाँ पर इसे इस तरह से दफना दिया जाता है और ये बाद में एक पौधे का रूप धारण कर लेता है। तो इसे रोपना विधि कहते हैं। तो गन्ना जो है रोपण की फसल है। चना को तो छिड़क दिया जाता है, मूंगफली को और गेहूं को भी ऐसे ऐसे छिड़क दिया जाता है। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा संसाधन पुनः चक्रीय है, यानी फिर से उसका निर्माण किया जा सकता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जैसे यहाँ पे लोहा दे रखा है, पवन ऊर्जा दे रखा है, ज्वारी ऊर्जा दे रखा है, पशुधन दे रखा है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो लोहा, क्योंकि देखिए हम लोग लोहा यूज करते हैं और वो खराब हो जाता है, उसके जो है बर्तन हो गए, पार्ट्स हो गए या कुछ भी वेस्ट हो जाता है, तो लोहा को हम फिर से बेच देते हैं। क्यों लेते हैं कबाड़ी हमसे लोहा? क्योंकि वो कंपनी पे जाता है, फिर से गलाकर उसका एक नया रूप दे दिया जाता है। इसलिए लोहा जो है ये पुनः चक्रीय संसाधन है। तो ज्वारी ऊर्जा अगर एक बार समुद्र में ज्वार आएगा, ठीक है, उससे जो ऊर्जा मिल जाएगी फिर उस दोबारा उससे नहीं मिल पाती है। पवन ऊर्जा भी एक बार उस हवा से ऊर्जा निकल गई तो फिर दोबारा नहीं मिलेगा। ठीक है, पशुधन भी ऐसा ही है, अगर एक बार पशु मर गया तो दोबारा वो पशु कुछ भी नहीं कर सकता है। लोहा एक ऐसा चीज है जो कबाड़ भी हो जाए तो फिर भी उसे बेच देंगे तो हमें क्या होगा, दूसरा लोहा प्राप्त हो जाता है। इसलिए इसे पुनः चक्रीय कहते हैं। बड़ा ध्यान से इन सब क्वेश्चन को समझना, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 9वां नंबर। नेक्स्ट आपका यहाँ पे बच्चे 9वां नंबर क्वेश्चन की कोरबा प्रसिद्ध है। ठीक है, कोरबा एक झारखंड का क्षेत्र है। ये किस लिए प्रसिद्ध है? प्राकृतिक गैस के लिए, कोयला के लिए, सौर ऊर्जा के लिए, बॉक्साइट के लिए। तो जो कोरबा प्रसिद्ध है बच्चा वो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा, कोरबा मतलब यहाँ पे कोयला काफी भारी मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। एंड यहाँ पे नेक्स्ट 10वां नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न में से कौन सी रेशेदार फसल है? रेशा जिसमें हो, कपास है, जूट है, प्राकृतिक रेशम है, इनमें से सभी। तो यहाँ से इनमें से सभी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कपास में भी रेशा होता है जिससे धागे बनते हैं और धागे के माध्यम से कपड़े बनते हैं। जूट में भी काफी रेशा होता है, प्राकृतिक रेशम में भी, ठीक है, इससे भी धागे बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है इनमें से सभी वाला करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न में पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? यानी पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से भारत से स्थिति किसकी बेहतर है? बांग्लादेश की है, श्रीलंका की है, नेपाल की है, पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान की तो हो ही नहीं सकती, जो कि आटा के लिए तड़प रहा है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चा वो क्या होगा? श्रीलंका की जो है ना, भारत से अच्छी स्थिति है मानव विकास के लिहाज से। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है कि एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन सम्मिलित है। प्राथमिक क्षेत्रक में, द्वितीयक क्षेत्रक में, तृतीयक क्षेत्रक में, सूचना प्रौद्योगिकी में। तो देखिए, जिस भी वस्तु का अधिकांश जो है प्राकृतिक प्रक्रिया से उसका उत्पादन किया जाता है, जैसे हम कोई बीज बो देते हैं, उत्पन्न हो जाता है, उसके फसल तैयार हो जाते हैं, तो ये पूरी प्रक्रिया प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत आती है। किस क्षेत्रक के अंतर्गत आती है? प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर 12 का ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रुसेल्स में कितने प्रतिशत आबादी फ्रेंच भाषा का प्रयोग करती है? एक देश है ब्रुसेल्स, यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो कितने परसेंट फ्रेंच भाषा का उपयोग करते हैं? 20%, 40%, 60% की 80%? ठीक है बच्चा, तो यहाँ पे 80% उपयोग करते फ्रेंच भाषा का। ऑप्शन नंबर बी आपका डी करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का समावेश है? देखिए, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का समावेश किया गया है? 20 भाषा का, 22 का, 24 का, 28 का? तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो 22 भाषाओं का समावेश है। ठीक, अब यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन दे रखा बच्चा कि देश के पूर्वी और दक्षिणी भाग की मुख्य खाद्य फसल कौन सी है? पूर्वी और दक्षिणी भाग की। चावल है, गेहूं है, तिलहन है, बाजरा है
तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो चावल जो है ये पूर्वी और दक्षिणी भाग की मुख्य खाद्य फसल है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए वाला। 16 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि शाकाहारी भोजन में कौन सी फसल प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। जैसे कि आप शाकाहारी हो चाहे मैं शाकाहारी हूँ, हम लोग मांस नहीं खा रहे हैं, तो इसमें प्रोटीन मांस में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो किस में मिल सकता है शाकाहारियों के लिए? गेहूं में, चावल में, तिलहन में या दलहन में। तो दाल एक ऐसी चीज है, चाहे जिस चीज की भी दाल हो, अरहर की, मूंग की, उड़द की, उसमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन दे रखा बच्चा यहाँ पे कि वैश्वीकरण अब तक किसके पक्ष में रहा है? विकासशील देश के, विकसित देश के, गरीब देश के या ये सभी के? तो यहाँ पे विकसित देश के पक्ष में रहा है। जो है वैश्वीकरण अब तक विकसित देश के पक्ष में रहा। ये विकासशील देश को भी नहीं मानता, गरीब देश को भी नहीं, ये विकसित देश की ओर अब तक रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन बच्चा, इस वीडियो को बड़ा ध्यान से देखना और इस जो है क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। पूरी पेपर मैं सॉल्यूशन के साथ दूंगा, क्वेश्चन आंसर। ये पेपर आपकी हर एग्जाम में हेल्प करेगा। ठीक है, यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन की पार्वती घाटी किस राज्य में स्थित है? और जितने भी बच्चे अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो फटाफट लाइक कर दीजिए। यहाँ पे ऑप्शन ए है उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हिमाचल प्रदेश। पार्वती घाटी जो है हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि जर्मनी का राष्ट्र रूपक क्या है? मारियान है, जर्मेनिया है, आर्यन है, भारत माता है। ठीक है, तो बच्चे जो 19 का होगा ये बी वाला क्वेश्चन जर्मेनिया करेक्ट हो जाएगा। जिसे हम भारतों का राष्ट्र रूपक क्या है? भारतीय है। ठीक है, अमेरिका का अमेरिकन है, उसी तरह से जर्मनी का राष्ट्र रूपक जर्मेनिया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 20वां नंबर क्वेश्चन है कृषि एवं वानिकी किस क्षेत्र से संबंधित है? तृतीयक से है, द्वितीयक से है, प्राथमिक से है या इन तीनों से है? तो ये प्राथमिक से है। कृषि का जितना भी कार्य होता है ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। बच्चे यहाँ तक के लिए तो बोर्ड आपको 1 घंटे का समय प्रोवाइड करता है 20 बहुविकल्पी को हल करने के लिए। अब यहाँ तक तो आपके 1 घंटे का समय गया और 20 बहुविकल्पी प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद आपका पूछा जाता है खंड ब, और खंड ब में आपको सबसे पहले वर्णनात्मक वन प्रश्न देखने को मिलेगा। इसका आंसर आपको लगभग 80 शब्दों में देना है और इसका आंसर आपको आंसर शीट पे दिया जाना होता है। इसके लिए टोटल आपको सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे का समय अब इसमें आपको देना है। ठीक है, क्योंकि 1 घंटे का समय आपने यहाँ पर लगा दिया और 2 घंटे का समय इस पूरे आंसर को देने के लिए लगाना है। तो यहाँ पर देखिए दे रखा है कि निम्न प्रश्नों का उत्तर आपको लगभग 80 शब्दों में देना है। 80 शब्द का मतलब कितना होता है मैं आपको बताऊंगा, और उतना ही लिखना है, उससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। सभी क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा। इसमें जो क्वेश्चन होते हैं सभी क्वेश्चन 4 नंबर के पूछे जाते हैं वर्णनात्मक फर्स्ट में, और वर्णनात्मक सेकंड भी है जिसमें 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। यानी भारत छोड़ो आंदोलन क्यों चलाया गया, इसके 3 कारण क्या क्या थे। तो यहाँ पे देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के 3 कारण। सबसे मेन और इम्पोर्टेंट कारण थी क्रिप्स मिशन की विफलता, कि जो क्रिप्स मिशन भारत की स्वशासी स्थिति की मांग को पूरा करने में पूरी तरह से असफल रहा। इससे भारतीयों में गहरा असंतोष फैल गया और भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ना पड़ गया। और इसमें दूसरा कारण क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध का आर्थिक प्रभाव, क्योंकि इस समय काफी आर्थिक संकट से हमारा देश गुजर रहा था। युद्ध के कारण भारत में आवश्यक वस्तुओं की कीमतें आसमान छूने लगी थी। इसमें आम जनता को भारी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा, जिससे जनता आक्रोशित होकर भारत छोड़ो आंदोलन करना पड़ा। और तीसरा कारण है जापानी आक्रमण का भय। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध में जापान जो है भारत की सीमाओं तक पहुंच चुका था। गांधी जी का मानना था कि अंग्रेजों का भारत में रहना जापान को आक्रमण का न्योता दे रहा था। ठीक है, क्योंकि देखिए द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था तो अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर जो है बम गिरा दिया था,
जिस वजह से जापान में काफ़ी आक्रोश था और भारत में रह रहे अंग्रेजों को मारने के लिए वो भारत के जो है सीमा तक पहुंच गए थे जापानी, और वो चाहते थे अंग्रेज को मारना, बम गिराना। तो इसलिए जो है भारत छोड़ो आंदोलन करना पड़ा, ताकि गांधी जी के द्वारा कि ये भारत छोड़कर चले जाएं। ठीक है, अब इसके बाद इसका मैं आपको सभी में जो है अथवा का क्वेश्चन देता, अगर ये क्वेश्चन नहीं आता तो भारत में लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक किन्हीं 3 दशाओं का उल्लेख कीजिए। यानी कि हम अभी लोकतंत्र में जी रहे हैं, इसकी सफलता के लिए क्या आवश्यक कारण हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो शिक्षित नागरिक का होना। देखिए, लोकतंत्र की सफलता के लिए नागरिकों को जागरूक और शिक्षित होना सबसे जरूरी है, क्योंकि जब तक आप शिक्षित नहीं रहोगे, आपको अपने अधिकारों के बारे में पता नहीं रहेगा, कौन सा कार्य गलत है, कौन सा कार्य सही है, कौन सा जनहित में कार्य है, इसकी पहचान आपको नहीं होगी। और इससे वे सही और योग्य जनप्रतिनिधि का चुन पाते हैं। अगर आप शिक्षित होगे तो आप समझ पाओगे कि कौन सा जनप्रतिनिधि सही है, शिक्षित है, कौन सा काम करेगा। और दूसरा, आर्थिक समानता। ठीक है, जो लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए आर्थिक समानता इंपॉर्टेंट है। समाज में अत्यधिक गरीबी और अमीरी की खाई कम होनी चाहिए। आर्थिक स्थिरता होने पर नागरिक अपने मत का स्वतंत्र उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे में होता क्या है कि जो व्यक्ति गरीब होते हैं उनको कुछ पैसों की लालच देकर अपने मत को खरीद लिया जाता है। आपके गांव में भी होता होगा कि लोग क्या करते हैं कि पैसे देकर कहते हैं आप मुझे ही वोट देना। तो अगर ये समानता होगी ना, गरीबी और अमीरी की लगभग समान, तो लोग पढ़े लिखे होंगे और सोचेंगे यार पैसा क्या चीज़ है, हम अपना वोट सही जगह पे दें। इसके बाद है स्वतंत्र न्यायपालिका का होना। लोकतंत्र की रक्षा और कानून के शासन को बनाए रखने के लिए एक निष्पक्ष न्यायपालिका का होना आवश्यक है, जो बिना किसी दबाव के न्याय कर सके। ठीक है, उस पर किसी भी सरकार का दबाव ना हो, यानी कि जो सरकार सत्ता में उसका दबाव हो और उसके दबाव में आकर वो गलत निर्णय ले ले। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। नेक्स्ट आपका इसमें दे रखा 22 नंबर, 22 में कि असहयोग आंदोलन के मुख्य कारण क्या थे। ये जितने भी क्वेश्चन है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। असहयोग आंदोलन के मुख्य कारण क्या थे। सबसे मेन कारण था रॉलेट एक्ट 1919। इसी में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। देखिए, ब्रिटिश सरकार ने हमें इस काले कानून के तहत किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद करने का अधिकार पा लिया था। यानी कि उस पर मुकदमा नहीं होगा, सीधा का सीधा जेल होगा, जिसका देशव्यापी विरोध हुआ, जिससे पूरे भारत में इसका विरोध किया गया। और दूसरा है असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में, पंजाब के अमृतसर में शांतिपूर्ण सभा पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवाई। इस क्रूरता ने पूरे देश को आंदोलित कर दिया। ठीक है, जो है कि लोगों के द्वारा शांतिपूर्ण सभा आयोजित किया गया था अमृतसर के जलियांवाला बाग में, और वहां पर जनरल डायर ने कहता है देखते क्या है, उनको गोलियों से भून डालो। और इतना ही सुनते वहां पे स्थित सिपाही जो है जनता पे बिना कुछ सोचे समझे गोलियों की बरसात कर दी। कई राउंड गोलियां चलाई गई और जलियांवाला बाग जो है खूनों से भर गया, खूनों से लाल हो गया। वहां पे स्थित कुआं है जिसमें लोग अपने जान को बचाने के लिए कुएं में कूदते हैं, और एक के बाद एक इतना कुआं भर जाता है कि लोग उसमें दफन होकर मर जाते हैं। और ये पूरे भारतीयों के रोंगटे को खड़ा कर दिया और दिल को झकझोर कर रख दिया। और इसमें है खिलाफत आंदोलन का समर्थन। तुर्की के खलीफा के पद को पुनर्स्थापित करने के लिए चल रहे आंदोलन को गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता सुदृढ़ करने के लिए अपना समर्थन दे दिया था। ये है असहयोग आंदोलन के प्रमुख कारण। अब इसके बाद बच्चा अगर ये नहीं आता तो आपको इसमें अथवा क्वेश्चन मिलेगा। इसमें ये दे रखा है कि प्रथम विश्व युद्ध के किन्हीं 3 परिणामों का उल्लेख कीजिए। यानी जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसके क्या क्या परिणाम हुए थे, इसके बारे में आपको बताइए। तो देखिए यहाँ पर है, सबसे पहले तो साम्राज्यों का पतन हो गया था, मतलब साम्राज्य खत्म हो गए थे।
युद्ध के बाद कई बड़े और पुराने साम्राज्य जैसे रूसी, जर्मन, ऑस्ट्रो हंगेरिया और उस्मानी ऑटोमन साम्राज्य का बिल्कुल अंत हो गया। इसके बाद है वैश्विक आर्थिक महामंदी, क्योंकि जब भी देश में इस तरह का युद्ध होगा, चाहे कुछ भी होगा, तो वहाँ की जो है ज़रूरत की चीज़ें महंगी हो जाएंगी, क्योंकि लोग उगाने वाले ही नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ के लोग ग्रसित हो जाएंगे और जो है परमाणु बम के प्रभाव से प्रभावित हुए होंगे। देखिए, युद्ध में अत्यधिक जन धन की हानि हुई। इसके कारण दुनिया भर में भारी मुद्रास्फीति, बेरोजगारी और आर्थिक महामंदी का दौर शुरू हो गया था। इसमें लोग क्या करते थे, टोकरिया भर के पैसे ले जाते थे और जेब में सामान लेकर आते थे। ये स्थिति हुई थी। इसके बाद है लीग ऑफ नेशंस की स्थापना। भविष्य में ऐसे विनाशकारी युद्ध को रोकने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए लीग ऑफ नेशन राष्ट्र संघ का गठन किया गया। ठीक है, इसके ये तीन परिणाम आपको हमने बता दिया। इन तीनों को अच्छी तरीके से आप तैयार कर लेना। इसके बाद बच्चा 23 नंबर क्वेश्चन दे देता है कि अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्रक से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित बताइए। 4 नंबर का ये भी क्वेश्चन है। देखिए, अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक में कृषि से संबंधित क्षेत्रक आते हैं और तृतीयक में क्या आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा। तो देखिए, यहाँ पर जो दे रखा है, सबसे पहले इसकी परिभाषा को समझ लेते हैं कि क्षेत्रक है क्या। तृतीय क्षेत्रक में को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इस क्षेत्र में किसी नई भौतिक वस्तु का उत्पादन नहीं होता है। यह क्षेत्र प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रों के विकास में महत्वपूर्ण सहयोग और सेवाएं प्रदान करता है। उदाहरण, परिवहन। परिवहन जो होता है ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसमें प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के, जैसे द्वितीय में इंजीनियरिंग से संबंधित सामानों का निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक का निर्माण, और प्राथमिक में कृषि से संबंधित उपकरण का निर्माण, कृषि अनाजों से लेकर प्याज, लहसुन, जो है आलू वगैरह का, ये सब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसमें जो है तृतीय क्षेत्र इन दोनों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे किसी क्षेत्र में, पूना में प्याज काफ़ी मात्रा में होता है, तो इससे परिवहन के माध्यम से, बस या ट्रेन के माध्यम से उस स्थान पर पहुंचा दिया जाता है जहां पे प्याज की मात्रा कम खेती या जहां पे प्याज की आवश्यकता होती है। ठीक है, ऐसे में क्या होता है, वहां पे प्याज की कीमत अच्छी खासी मिल जाती है और किसान अच्छे खासे मुनाफा कमा लेते हैं, उनकी फसल सड़ने से बच जाती है। इसमें परिवहन जैसे बस और ट्रेन आती है, बैंकिंग आता है, संचार में इंटरनेट, टेलीफोन आता है, शिक्षा और स्वास्थ्य आता है, अस्पताल और व्यापार इसके प्रमुख उदाहरण है तृतीय क्षेत्र के। तो इन सभी को आप अच्छे से तैयार कर लेना, समझ लेना। अथवा अगर आपको ये नहीं आता तो आप इसे भी कर सकते हो कि गन्ना के उत्पादन के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं बताइए। बहुत सारे बच्चे के यहाँ गन्ना का उत्पादन भी हो रहा है और बहुत सारे बच्चे किसान इसमें हाथ भी बटाए होंगे गन्ना उत्पादन के लिए। ठीक है, मैं उधर गया था, जो है गोंडा, बहराइच, अम्बेडकर नगर, इधर बहुत ज़्यादा मात्रा में इसकी खेती की जाती है। देखिए, इसके लिए जलवायु और तापमान क्या होना चाहिए। गन्ने की खेती के लिए उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु उपयुक्त होती है। इसके लिए जो है 21 डिग्री सेल्सियस जो है से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान आवश्यक होता है। इसकी बुआई का वर्ष क्या है। गन्ने की फसल को जो है 75 सेमी से लेकर 100 सेमी की वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई अनिवार्य हो जाता है। इसके लिए मृदा यानी मिट्टी कैसी होनी चाहिए। इसके लिए गहरी उपजाऊ दोमट मिट्टी या नमी सोखने वाली काली मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। ठीक है, तो हमने गन्ना की बुआई कर लिया, गन्ना के लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए सब कुछ जान लिया। अगर इन सबको सुन भी लेते हो ना तो भी आप एग्जाम में अच्छी तरीके से लिख लोगे। 24 नंबर क्वेश्चन देता है कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। अब देखिए, परंपरागत मतलब जो पहले से विद्यमान है, जिसे हमने निर्माण नहीं किया है। जो पवन चक्की होता है ये गैर परंपरागत होता है, क्यों नहीं, हमने इसका निर्माण किया है। ठीक है, और परंपरागत जो पहले से विद्यमान है, प्राकृतिक में विद्यमान है, जैसे डीजल, पेट्रोल, पेट्रोलियम गैस, प्राकृतिक गैस, ये सब क्या है, पहले से ही विद्यमान है। कोयला हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ें। तो इसको देखिए कैसे लिखना है। सबसे पहले इसकी परिभाषा क्या है, इंपॉर्टेंट है। ऊर्जा के वे स्रोत जिनका उपयोग मनुष्य सदियों से करता आ रहा है और जिनके भंडारण प्रकृति में सीमित हैं,
उन्हें परंपरागत स्रोत कहते हैं। ये गैर नवीनकरणीय होते हैं, मतलब इसका फिर से निर्माण नहीं किया जा सकता है और इनके उपयोग से पर्यावरण में प्रदूषण भी फैलता है। जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, कोयला हो गया, इनको जलाने से क्या होता है, पर्यावरण प्रदूषण फैलता है। यहाँ पे है उदाहरण कोयला, पेट्रोलियम, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और जलाऊ लकड़ी इसके प्रमुख उदाहरण है। अब इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट दे रखा है अथवा। अगर आप ये नहीं जानते तो आप इसे भी कर सकते हो। विकास की पारंपरिक अवधारणा से आप क्या समझते हैं? अब देखिए पारंपरिक अवधारणा क्या है, जो पहले से बनाई गई अवधारणा है। यहाँ पे है आर्थिक वृद्धि पर ध्यान देना। विकास की पारंपरिक अवधारणा मुख्य रूप से देश की आर्थिक वृद्धि पर केंद्रित थी। आय का पैमाना क्या था उस समय? इसके अंतर्गत किसी देश के विकास को केवल उसकी राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में होने वाली वृद्धि से मापा जाता था। कमियां क्या थी इसका? इस पुरानी अवधारणा में मानव विकास के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर की गुणवत्ता और पर्यावरण संरक्षण को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया जाता था। ठीक है, तो ये आपका पूरा पूरा इस तरह से लिख लेना। अब इसके बाद 24 के बाद इधर 25 नंबर क्वेश्चन आ जाता है बच्चा, जिसमें आपको मिलता है वर्णनात्मक सेकेंड प्रश्न। अब इसके जितने भी क्वेश्चन होंगे 6 मार्क्स से होंगे और आपको 8 से 10 लाइन इसके आंसर लिखने, यानी 1.5 पेज कम से कम लिखने हैं। इनके उत्तर आपको लगभग 150 शब्दों में लिखना होता है। यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति के योगदान को दर्शाने के लिए 3 उदाहरण दीजिए। और ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का पूछा गया है एग्जाम में। देखिए इसको लिखना कैसे है। यहाँ पे है यूरोप के राष्ट्रवाद में संस्कृति के योगदान को दर्शाने के लिए 3 उदाहरण। पहला है यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में केवल युद्धों और क्षेत्रीय विस्तार ने ही नहीं बल्कि संस्कृति, कला, काव्य, कहानियों और संगीत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके 3 प्रमुख उदाहरण निम्नलिखित हैं। सबसे पहला तो रोमांटिक राष्ट्रवाद यानी रूमानीवाद। यह एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जिसने तर्क वितर्क और विज्ञान के स्थान पर भावनाओं, अंतर्ज्ञान और रहस्यमयी भावनाओं को महत्व दिया। जर्मन दार्शनिक योहान गाटफ्रीड जैसे विचारकों ने दावा किया कि सच्ची जर्मन संस्कृति आम लोगों दास वोल्क में निहित है, जिसे लोक गीतों और लोक नृत्यों के जरिए राष्ट्र भावना में बदला जा गया है। यानी कि यहाँ पे उठाया गया ना कि लोग जैसे कि पुरानी संस्कृति को उठाकर, जैसे हम लोग मनोबल स्वतंत्रता दिवस के दिन राष्ट्रगीत सुनते तो हम क्या होते हैं, उत्साहित होते हैं। वही चीज़ है। तो यहाँ पे जो यहाँ की संस्कृति तो आम लोग थे, दास जिसे लोग कहते थे, वहाँ पे उनके जो है गानों में, संगीतों में, लोकगीतों में देश के प्रति प्रेम भावना थी, तो उन्हें लिया गया। और भाषाओं का उपयोग सबसे इम्पोर्टेंट है। पोलैंड का उदाहरण, रूस के कब्जे के बाद पोलैंड में पोलिश भाषा को स्कूलों से हटाकर रूसी भाषा को जबरन थोपा गया। इसके विरोध में पोलैंड की पादरियों और आम लोगों ने चर्च के आयोजनों और धार्मिक शिक्षा में पोलिश भाषा का प्रयोग किया। भाषा यहाँ रूसी प्रभुत्व के विरुद्ध राष्ट्रीय प्रतिरोध का एक हथियार बन गया। यानी कि जहाँ के आप हो वहाँ की भाषाओं को महत्व दिया गया। यानी कि यहाँ में अगर आप रूस में हो तो राष्ट्र जो है पोलैंड में हो तो पोलिश भाषा का महत्व दिया गया। ठीक है, जैसे आप भी भारत में तो हिंदी भाषाओं को महत्व दोगे तो यहाँ के जन जन उस जो लोग हैं उसको समझेंगे। यहाँ पे कला और संगीत का सबसे ज़्यादा स्थान दिया गया, जिसे हम कारोल कुरपिंस्की कहते हैं। पोलैंड में कारोल कुरपिंस्की जैसे कलाकारों ने अपने ओपेरा और संगीत के माध्यम से राष्ट्रीय संघर्ष का जश्न मनाया। उन्होंने पोलोनेज और माजुर्का जैसे लोक नृत्यों को राष्ट्रीय प्रतीकों में बदल दिया, जिसने लोगों में एकता की भावना पैदा कर दिया। अब इसके बाद अगर ये नहीं जानते हो आप तो अथवा में क्वेश्चन देता है कि जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया के बारे में एक संक्षिप्त लिखिए। ठीक है बच्चा, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट एक लाइक कर दो यार। मैं आपको पूरी सॉल्यूशन के साथ सब कुछ पढ़ाता हूँ फ्री में। ठीक है, तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक, शेयर एंड अपने दोस्त यार के साथ इसे भेज देना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो यहाँ पर है, आप इसे भी हल कर सकते हो। नेक्स्ट आपका 26 नंबर क्वेश्चन है
कि लोकतांत्रिक शासन की किन्हीं 2 चुनौतियों का उल्लेख कीजिए। 6 नंबर का क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसके जो है लोकतांत्रिक की 2 प्रमुख चुनौतियाँ। विस्तार की चुनौती। इस चुनौती का अर्थ है लोकतांत्रिक शासन के बुनियादी सिद्धांतों को सभी क्षेत्रों, सामाजिक समूहों और संस्थाओं में लागू करना। इसमें स्थानीय सरकारों को अधिक शक्ति देना, महिलाओं और अल्पसंख्यक समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करना और यह देखना शामिल है कि कोई भी निर्णय लोकतांत्रिक प्रक्रिया से बाहर न हो। भारत और अमेरिका जैसे देशों में यह चुनौती आज भी दिखाई देती है। इसके बाद दूसरा कारण क्या है? लोकतंत्र को मजबूत करने की चुनौती। इस चुनौती का संबंध लोकतांत्रिक संस्थानों और उनकी कार्यप्रणाली को मजबूत करने से है, ताकि लोगों की अपेक्षाओं को पूरा किया जा सके। इसमें संस्थाओं की पारदर्शिता बढ़ाना, भ्रष्टाचार को कम करना और अमीर या शक्तिशाली लोगों को नियंत्रण को खत्म करके आम नागरिकों की भागीदारी को बढ़ावा शामिल है इसमें। ठीक है। अब इसके बाद अगर ये क्वेश्चन नहीं आता तो आप इसको भी कर सकते हो कि भारतीय लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की क्या भूमिका है, वर्णन कीजिए। 27 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि प्राकृतिक संसाधन क्या है, इनके संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। देखिए, प्राकृतिक संसाधन वे हैं जो हमारे प्रकृति में विद्यमान है। संरक्षण की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि इनकी मात्रा सीमित है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर है कि प्राकृतिक संसाधन क्या है। ये चीजें प्रकृति से प्राप्त होने वाले वे सभी पदार्थ या तत्व जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक होते हैं और जिनका उपयोग बिना किसी बड़े बदलाव के किया जा सकता है, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। अगर इसके उदाहरण की बात करें तो यहाँ पे जल है, हम सीधे पी सकते हैं। वायु को सीधे ऑक्सीजन के रूप में ले सकते हैं। मिट्टी, वन, खनिज और जीवाश्म ईंधन, ये है हमारे प्राकृतिक संसाधन। इसके संरक्षण की हमें आवश्यकता क्यों है? प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता निम्नलिखित है क्योंकि सीमित मात्रा है इनका। कोयला और पेट्रोलियम जैसे कई महत्वपूर्ण संसाधन गैर नवीनीकरणीय यानी सीमित है और इनका निर्माण दोबारा नहीं किया जा सकता है, जो एक बार समाप्त होने के बाद दोबारा नहीं बन सकते। और यहाँ पे है पारिस्थितिक संतुलन। वनों और वन्य जीवों के अत्यधिक दोहन से पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं पैदा हो रही है। और यहाँ पे भावी पीढ़ी के लिए यदि हम इन संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ नहीं बचेगा। सतत पोषणीय विकास के लिए इनका बचाव जरूरी है। ये नहीं सोचो कि हम यार जिंदगी जी लिए, अच्छा खासा ऑक्सीजन ले लिए, ठीक है, और अच्छा खासा फल खा लिए, आने वाली पीढ़ी बर्बाद हो, चाहे मरे चाहे जरे, इससे हमसे क्या मतलब है। ऐसी सोच नहीं रखनी है आपको। आर्थिक स्थिरता इसमें देखिए, जल और कृषि योग्य भूमि जैसे संसाधन हमारी अर्थव्यवस्था और जीवन के आधार हैं। इसके नष्ट होने से भूखमरी और आर्थिक संकट आ सकता है। इसके बाद आपका इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन अथवा का दे देता। अगर आपको ये नहीं आता तो भारत में कृषि के महत्व पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, भारत में 70% लोग कृषि पर निर्भर हैं और अपनी जीविका का पालन करते हैं। ठीक है, कृषि के माध्यम से बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला है क्योंकि इस पे बहुत सारे लोग डिपेंडेड हैं, जैसे व्यापारी हो गए और बहुत सारे दुकानदार हो गए, बिजनेसमैन हो गए, इसका बिजनेस भी करते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि वैश्वीकरण किसे कहते हैं, वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक बताइए। ये 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया। देखिए, वैश्वीकरण है क्या, सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा ये। देखिए, वैश्वीकरण क्या है? ठीक है, ग्लोबलाइजेशन जिसे कहते हैं, विभिन्न देशों के बीच आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक स्तर पर आपसी जुड़ाव और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं। इसके तहत दुनिया भर में वस्तुओं, सेवाओं, निवेश, तकनीकी और लोगों का आवागमन बिना किसी बड़ी बाधा के होता है। ठीक है, वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक कौन कौन से? प्रौद्योगिकी है में प्रगति, परिवहन और सूचना प्रौद्योगिकी आईटी में क्रांतिकारी बदलावों ने वैश्वीकरण को गति दी है। तेज गति के जहाज़ों और हवाई जहाज़ों से माल भेजना आसान हुआ है। दूरसंचार और इंटरनेट, कंप्यूटर, इंटरनेट और मोबाइल के विकास से दुनिया के किसी भी कोने से जानकारी तुरंत साझा करना और व्यापारिक सौदे करना संभव हो पाया। इतना तक कि दूसरे देश से सामान भी मंगाना संभव हो गया है।
उदारीकरण क्या है? विभिन्न देशों की सरकारों द्वारा व्यापारिक बाधाओं और करों टैक्सों को हटाना। इससे बहुराष्ट्रीय कंपनियों की को दूसरे देशों में निवेश करने की छूट मिलती है। ठीक है, जैसे कि कुछ देश होते हैं कि अपने के यहाँ से सामान बेचते हैं और उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगाते हैं। इससे उनके यहाँ के सामान जो है दूसरे देशों में जाता है और वहाँ के लोगों को बेनिफिट होता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां, ये कंपनियां अपने उत्पादन को दुनिया भर में फैलाती हैं, जहां उन्हें सस्ता श्रम और संसाधन मिलते हैं, जिससे वैश्विक व्यापार को बढ़ावा मिलता है। जैसे कोई अमेरिका की कंपनी आकर भारत में आती है और यहाँ पर उनको जो है मजदूर कम रेट में मिल रहे हैं, प्रोडक्ट मिल जा रहा है, उसके उत्पादन करने की संसाधन मिल जा रहे हैं। जैसे लाइफबॉय कंपनी हो गई, यहाँ पर अपनी कंपनी लगा देगी, यहाँ के लोगों को रोजगार देगी और यहाँ पे सामान जो है बनाएगी और अपने बेनिफिट कमाएगी और यहाँ के लोगों को भी सुविधा मिलेगा। ठीक है, ये हो गया। अथवा अगर आपको ये नहीं आता तो आप इसे भी कर सकते हो। उपभोक्ता के अधिकारों पर एक निबंध लिखिए। उपभोक्ता को कौन कौन से अधिकार है, क्या क्या अधिकार दिए गए, इस पर आपको एक निबंध लिखना है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 29 नंबर। देखिए आपका यहाँ पे जो है 9वां नंबर क्वेश्चन आ जाता है। मानचित्र से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ये 10 अंक का पूछा जाता है। इसमें 9वें का ए में दे रखा है कि निम्नलिखित स्थानों को भारत के मानचित्र पर इस चिन्ह द्वारा सही नाम तथा सही अंकन करने हेतु आपको आधा आधा अंक निर्धारित मिलेंगे। यानी एक क्वेश्चन का आंसर सही जगह पे लिखोगे, ठीक है, और तो आपको आधा अंक मिलेंगे, सही लिखोगे तो आधा अंक मिलेंगे, एक अंक मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे है कि वह स्थान जहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था किस चिन्ह से दिखाना है? इस चिन्ह के द्वारा। तो यहाँ पे जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो हुआ था वो यहाँ पे सबसे पहले पहला नंबर डालेंगे और इस सिंबल को बनाएंगे, जो सिंबल यहाँ पर बना है जैसे इस तरह का, इस सिंबल को बनाना है इस तरह से और यहाँ पर लिखना है महाराष्ट्र मुंबई में हुआ था। ठीक है, महाराष्ट्र, ये है आपका महाराष्ट्र, इस तरह से। अब इसके बाद है दूसरा कि वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, ये तो हो गया। दूसरा है कि वह स्थान जहां सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो सितंबर 1920 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो आपका जो है कोलकाता में हुआ था। तो ये आपका जो क्षेत्र है ना, ये कोलकाता का क्षेत्र, ये क्या है, यहाँ पे आपको दूसरा नंबर डालना है इस तरह से और ये वाला सिंबल आपको ज़रूर बनाना है और इस तरह से नहीं हटता तो यहाँ पर आपको लिख देना है कोलकाता। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा दे रखा है कि वह स्थान जहां 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ था वो तमिलनाडु चेन्नई में हुआ था। ठीक है, चेन्नई आप कह सकते हो, चेन्नई जो है तमिलनाडु में है। तो आपका जो तमिलनाडु है वो कहाँ पे स्थित है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिए ये आपका केरला है और यहाँ पे आपका है तमिलनाडु स्थित, तो लिख देंगे तमिलनाडु, तमिलनाडु, यहाँ के लोग तमिल बोलते हैं। और इसको तीसरा करें तो यहाँ पे तीसरा डालेंगे और इस सिंबल को ज़रूर बनाना है। ठीक है, इस तरह का सिंबल है तो सिंबल ज़रूर रखना है। अब इसके बाद है कि वह स्थान जहाँ आनंद भवन स्थित है। तो बच्चे ये प्रयागराज में स्थित है। प्रयागराज कहाँ पे है? ये पूरी स्तर जो है आपका लखनऊ, ये उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित है। सॉरी, मैं मेरठ कह रहा हूँ, ये प्रयागराज में स्थित है आनंद भवन। तो यहाँ पर आपको जैसे जगह है जहाँ पर भी उत्तर प्रदेश में कहीं भी दिखा दो, लखनऊ की इधर उधर, तो चौथा नंबर आपको इस तरह से डालना है और इस सिंबल को आपको बनाना है और इस तरह से एरो कर कर यहाँ पे लिख देना है प्रयागराज, प्रयागराज। ठीक है, यहाँ पर देखो जिससे यहाँ पर प्रयागराज लिखा गया है ऐसे आपको दिखा देना है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट है पांचवा कि वह स्थान जहाँ सुप्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर स्थित है। तो ये पंजाब के अमृतसर में स्थित है और जो है पंजाब का अमृतसर यहाँ पर देखो दिखाया गया है। पांचवा नंबर आपको इस तरह से डालना है और इस सिंबल को इस तरह से बनाना है और यहाँ पर अमृतसर इस तरह से लिख देना है। यहाँ पर जैसे मैं लिख देता हूँ अमृतसर, जैसे पहले से यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद है बी नंबर देता है 5 नंबर इसके मिलते हैं, 5 नंबर इसकी। भारत को निम्नलिखित को भारत के दिए गए मानचित्र पर दर्शाइए। गोदावरी नदी चिन्ह द्वारा नाम सहित।
अब देखिए जो गोदावरी नदी है बच्चा, ये महाराष्ट्र और नासिक के बॉर्डर पे स्थित है। तो महाराष्ट्र यहाँ पर स्थित है, कृष्णा नदी पर बना हुआ है गोदावरी नदी। तो आपको गोदावरी नदी को इस सिंबल के द्वारा दिखाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले बी का पहला है, ठीक है, बी का पहला यहाँ पे गोदावरी नदी दिखा देंगे, ठीक है, गोदावरी महाराष्ट्र में। अगर नहीं हटता तो इस तरह से सिंबल करके यहाँ पे लिख देंगे गोदावरी। ये चीज़ें ध्यान देना, ठीक है। अब इसके बाद है दूसरा कि नागार्जुन सागर बांध चिन्ह द्वारा नाम से, इस तरह का सिंबल के द्वारा। तो नागार्जुन जो है ये कृष्णा नदी पर बना हुआ है और कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। कृष्णा नदी कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश यहाँ पे है। सबसे पहले आपको दूसरा नंबर डालना है, बी का दूसरा, और यहाँ पे इस सिंबल को बनाना है जो सिंबल दे रखा है, और यहाँ पे लिख देंगे आंध्र प्रदेश, सॉरी क्या है, नागार्जुन सागर बांध। यहाँ पे क्या लिख देंगे? नागार्जुन है, ठीक है, क्या है? नागार्जुन है। तो यहाँ पे लिख देंगे नागार्जुन सागर बांध, इस तरह से। अब इसके बाद है दक्षिण भारत में काफी उत्पादक क्षेत्र चिन्ह द्वारा नाम से, इस सिंबल से आपको दिखाना है। तो दक्षिण भारत में कर्नाटक इसके लिए काफी प्रसिद्ध है। तो जो आपको कर्नाटका है ना, इस इधर है कर्नाटक, ये आपका पूरा का पूरा कर्नाटक है। ये क्या है? कर्नाटक। तो इस तरह से आप जो है सिंबल इसका देख लेना, कर्नाटक की सिंबल द्वारा इस तरह से काफी उत्पादक। तो आपको इस तरह का ट्रिपल लाइन खींचना है, और ये तीसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे है, बी का तीसरा है। तो यहाँ पे आपको नहीं हटता तो इस तरह से कर्नाटक लिख देंगे, कर्नाटक, ठीक। अब इसके बाद है भारत का कोई एक जूट उत्पादक क्षेत्र चिन्ह द्वारा नाम से। तो जूट जो है ना, ये वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में काफ़ी ज़्यादा होता है। तो आप इसको पश्चिम बंगाल में दिखा लेना इधर। अब इसके बाद है इसको लिख लेना पश्चिम बंगाल, जिसे वेस्ट बंगाल कहते हैं, वेस्ट बंगाल, WB। अब यहाँ पे कोची बंदरगाह चिन्ह द्वारा नाम से, तो ये केरल में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? केरल में, ठीक है। तो ये करेले के आकार का जो है ना, ये पूरा का पूरा केरला है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है? सिंपल डाट चिन्ह लगाना है, इस तरह का डाट चिन्ह लगाना है। और यहाँ पे कौन सा नंबर है? 5वां। तो 5वां बी का लिखकर यहाँ पे लिख देंगे केरल। कोची बंदरगाह केरल में स्थित है, ठीक है। कोची बंदरगाह चिन्ह द्वारा नाम से केरल में स्थित है। तो इस तरह से आपको पूरी पेपर को हल करना है। वीडियो पसंद आए लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्त यार में, और चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।